स्केल इट, आपकी स्केल आपकी उड़ान, अप योर गेम, रॉनी स्क्रूवाला। चैप्टर 11, बैटरी और वैम्पायर। कई साल पहले एक पत्रकार ने मुझसे पूछा था कि मैं काम और ज़िंदगी में संतुलन कैसे बनाए रखता हूँ। मेरा जवाब संक्षिप्त और साफ था, अगर आप अपने काम से प्यार करते हैं तब काम असल में बोझ नहीं लगता। बाद में जब मैं यह किताब को लिख रहा था तो मैंने उस पत्रकार से दोबारा बात की। उसने मुझे उस बात की याद दिलाई जो मैंने उसे कही थी। तो मैंने उसके सामने यह माना कि जब से मेरी सोच काफ़ी विकसित हो चुकी थी, मैंने इसकी इस तरह से व्याख्या की। काम और जीवन के संतुलन का संबंध आपकी ऊर्जा से होता है। एक तरफ बैटरी होती है, ऐसी चीज़ जो आपको ऊर्जा देती है। दूसरी तरफ वैम्पायर होते हैं, ऐसी चीज़ें जो आपसे आपकी ऊर्जा निचोड़ लेती है। ये बैटरी और वैम्पायर बाहरी चीज़ें हो सकती है, जैसे कि लोग या काम, या फिर ये अंदरूनी चीज़ें भी हो सकती है, जैसे असुरक्षा की भावना या डर, या किसी को लेकर अस्पष्टता या प्रेरणा का अभाव। आप अपने वैम्पायर्स को पूरी तरह कभी नहीं ख़त्म कर सकते या उनको मार नहीं सकते। इसके बजाय हमारा लक्ष्य पर्याप्त संख्या में बैटरी का इंतजाम करना होना चाहिए जो इन वैम्पायर्स से जीत सके और आपकी ऊर्जा के संतुलन को बनाए रखे। इस तरह काम और जीवन के बीच के संतुलन को हासिल किया जाता है। साधारण शब्दों में कहे तो सफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारक यह होता है कि आप अपनी ऊर्जा कैसे लेते हैं, आप अपनी ऊर्जा कैसे देते हैं और आप अपनी ऊर्जा की पूर्ति कैसे करते हैं। आइए सीखते हैं कि यह कैसे किया जाता है। अपनी बैटरी और वैम्पायर की पहचान करें। आपके बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे किसी दिन थकान महसूस होती है। मैंने इस बारे में बहुत सोचा कि मुझे ऐसा क्यों महसूस होता है। शुरुआत में मुझे लगता था कि ऐसा शायद देर तक काम करने के कारण होता है, लेकिन जल्द ही मुझे यह एहसास हो गया कि ऐसा नहीं था, क्योंकि कभी कभी मैं एक दिन में 14 घंटे तक काम करता हूँ और फिर भी तरोताज़ा और खुश रहता हूँ। वही किसी दिन 9 घंटे काम करने के बाद भी मुझे बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होने लगती है। मुझे जो महसूस हुआ वह यह है कि किसी दिन आपका वैम्पायर आपकी बैटरी पर हावी हो जाता है। दूसरे शब्दों में किसी दिन जिस काम से ऊर्जा मिलती है, वैसे कामों के बजाय आपको ऐसे कई दूसरे काम पूरे करने पड़ते हैं जिसमें आपकी सारी ऊर्जा खर्च हो जाती है। मेरे अनुसार वैम्पायर वे होते हैं जो हमेशा लोगों के साथ संदेह और नकारात्मक भाव से बात करते हैं। मुझे समस्याओं और उसके समाधान से दिक्कत नहीं होती। वे ऐसी चुनौतियां हैं जिनका समाधान निकालना ही पड़ता है। लेकिन अगर मैं ऐसे लोगों के साथ बैठा हूँ जिनकी पहली प्रतिक्रिया अपने पक्ष में किसी भी प्रकार के तर्क गढ़ना हो, बहाने बनाना हो, अपने सिवा हर किसी को और हर परिस्थिति को दोषी ठहराना हो, या जो अत्यधिक शक्की हो और कहे कि ये काम क्यों नहीं हो सकता, तो समझिए कि वो मेरा वैम्पायर टाइम है। मेरे लिए सबसे बुरी स्थिति तब होती है जब मैं ऐसे लोगों के साथ होता हूँ जो घमंडी होते हैं, अपने आप को विशेषाधिकार संपन्न समझते हैं, या वे जो लंबे प्रवचन तो देते हैं लेकिन उसका खुद पालन नहीं करते। ईश्वर का शुक्र है कि मैं ऐसे लोगों को जल्द ही पहचान जाता हूँ और उनसे ऐसी दूरी बना लेता हूँ मानो वे प्लेग हो। उसके बजाय मैं खुले दिमाग वाले, उत्सुक, सकारात्मक भाव वाले और ऊर्जावान सहकर्मियों के साथ बैठता हूँ जो मुझे प्रेरित करते हैं और बदले में मैं भी उन्हें प्रेरित करता हूँ। वह मेरे लिए सबसे बड़ी सकारात्मक ऊर्जा होती है। मेरा अपने दिमाग के साथ लगातार युद्ध चलता रहता है और मैं एक ख़ास रफ्तार से काम करना चाहती हूँ, और मुझे हर दम यही लगता रहता है कि मेरे सहकर्मी जितना काम कर रहे हैं मैं उतना काम नहीं कर पा रही हूँ। हर दिन इतना काम करने को रहता जाता है। सरगम 27 वर्ष,
रिक्रूटमेंट मैनेजर, बेंगलुरु। मैं सरगम को सलाह देना चाहूँगा, अपनी बैटरी और वैम्पायर की पहचान शुरू से कीजिए। वे कुछ भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए आपकी बैटरी संभवतः आपके सहकर्मी या टीम के ऐसे मेंबर्स हो सकते हैं जो आपकी क्षमता को बेहतरीन तरीके से बाहर ले आते हैं और आपको हर दिन सकारात्मक ऊर्जा से भर देते हैं। वह एक्सरसाइज, बातचीत या काम पर जाते हुए संगीत सुनना, एक्सेल स्प्रेडशीट बनाना और डाटा पर काम करना या ब्रेक रूम में सहकर्मियों के साथ मस्ती भरी बातें करना कुछ भी हो सकता है। आपके वैम्पायर वे होते हैं जो आपकी ऊर्जा का स्तर कम करते हैं, जैसे सहकर्मी के साथ बहस, तनाव से भरा कोई प्रोजेक्ट, परिवार का कोई बीमार सदस्य जिसे आपकी मदद की ज़रूरत है, नींद की कमी या रिश्तों की नौटंकियाँ। अपनी बैटरी और वैम्पायर की पहचान करने से हम सशक्त हो जाते हैं। इसके बाद सवाल यह आता है कि आप अपनी ऊर्जा को कैसे अधिक से अधिक बढ़ा सकते हैं। आप अपने काम और जीवन के संतुलन को कई तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, क्या संतुलन का मतलब यह है कि हमारा हर दिन संतुलित होना चाहिए, हर सप्ताह, हर महीना? मैं काम और जीवन के संतुलन को सप्ताह में 2 बार के आकलन के आधार पर देखना पसंद करता हूँ। सच्चाई यह है कि कई बार ऐसा होता है जब वैम्पायर की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, जैसे अगर आपकी टीम को किसी डेडलाइन की जल्दबाजी हो। वैसे में हो सकता है कि कई ऐसे दिन आए जब आपको देर तक काम करना पड़े और सुबह जल्दी जागना पड़े। आपकी सकारात्मक ऊर्जा और थकावट को संतुलित करने के लिए अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए। यह आपकी बैटरी बनाम वैम्पायर के बीच का युद्ध है। आपको कभी भी कोई आदर्श दिन या सप्ताह नहीं मिलेगा, लेकिन आप अपना कट ऑफ खुद ही तय कर सकते हैं। अगर आप वाकई कोई बुरा दिन महसूस कर रहे हैं या लगातार 2 दिन ऐसा महसूस कर रहे हैं, तो उतना तक तो बर्दाश्त करने लायक है, क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभी कई दिन आपके महान बैटरी दिन भी होते हैं। लेकिन आपको अपने वैम्पायर और बैटरी दिनों के बीच संतुलन खोजना होगा। हो सकता है यह साप्ताहिक हो या हो सकता है यह पाक्षिक हो। आपको ऐसा करना ही होगा। आपको हर एक कुछ दिनों में ये देखना होगा कि आपकी ऊर्जा तो कम नहीं हो रही। जहाँ तक मेरा सवाल है, तो मैं अपने समय को लेकर काफ़ी निर्मम हूँ, तो ऐसे में मेरा संतुलन ज़्यादातर उसी दिन हो जाता है। अगर किसी सुबह मैं अपने मॉर्निंग वॉक और उसके बाद योग के लिए जल्दी नहीं उठ पाता, तो मैं दिन के प्लान या मीटिंग कार्यक्रम में परिवर्तन लाता हूँ, ताकि वह दिन मोटे तौर पर मेरा बैटरी दिन ही रहे। याद रखिए, यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए किस तरह समय निकालते हैं। फिर से वही बात कि रोज़ रोज़ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको अपने एनर्जी बैंक पर नज़र रखनी होगी कि कहीं उसका स्तर कम तो नहीं हो रहा है। और याद रखिए कि जीवन में कई दौर होते हैं। कभी कभी काम और जीवन के बीच संतुलन हमारी प्राथमिकता नहीं होती, खासकर शुरुआत में जब आप अपना करियर बना रहे होते हैं। हमारी बातचीत के दौरान विजय शेखर शर्मा ने इसे इस तरह से समझाया, हम सभी के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि 40 की उम्र के पहले अगर आप काम और जीवन के संतुलन को प्राथमिकता देते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप अपने जीवन में आराम को थोड़ा ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। बेशक यह इस पर निर्भर करता है कि आपको अपने जीवन से क्या चाहिए। एक निश्चित समय तक काम और जीवन के बीच संतुलन का कोई मतलब नहीं होता, और एक निश्चित समय के बाद दिन और 7 दिनों के काम भी टिकाऊ नहीं हो सकते। एक लंबी अवधि को ध्यान में रखकर काम और जीवन के बीच संतुलन के बारे में सोचने से मदद मिलती है, क्योंकि अपने करियर के अलग अलग पड़ावों से हम अलग अलग तरह से गुजर कर विकसित होते हैं। अपराध बोध हमारी ऊर्जा पर
सबसे ज़्यादा असर करने वाला फैक्टर होता है। काम और जीवन के बीच संतुलन से संबंधित सबसे ज़्यादा असहजता वास्तव में अपराध बोध से जुड़ी होती है। अपने जीवन साथी, बच्चों या माता पिता के साथ ज़्यादा समय ना बिता पाने का अपराध बोध। आप जानते हैं कि इसे आप कभी भी बदल सकते हैं। जब अपराध बोध महसूस होता है तो संतुलन खत्म हो जाता है। हमेशा आदतों में छोटे छोटे परिवर्तन ही अधिकतम फ़र्क पैदा करते हैं। कई पेशेवरों ने मुझे बताया कि उन्हें ऐसा महसूस होता है वह अपने कंप्यूटर या फ़ोन से कभी अलग नहीं हो सकते, क्योंकि उनके बॉस या मैनेजर सारी रात उन्हें स्लैक, व्हाट्सएप संदेश या ईमेल भेजते रहते हैं। इससे वे आराम नहीं कर पाते और ना ही परिवार के साथ अच्छा समय बिता पाते हैं, जिससे अपराध बोध का शिकार हो जाते हैं। रॉनी, मुझे इस बात का डर लगता है कि अगर मैं रात के 2 बजे बॉस के मैसेज का जवाब 15 मिनट के अंदर नहीं दूंगा तो उसे लगेगा कि मैं आलसी हूँ, या फिर वह मुझे काम से निकाल देगा या निकाल देगी। ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? पहली बात तो ये कि हो सकता है कि आपकी बॉस बहुत काम करने वाली हो, लेकिन रात के 2 बजे तुरंत आपसे जवाब की उम्मीद करना आपके लिए अपमानजनक भी है। मुझे ऐसा लगता है कि यह आपकी आज्ञाकारिता बनाम गुणवत्ता और परिणाम को जांचने का उसका अपना तरीका है। इस बात को याद रखिए। अंत में सिर्फ इस बात का मतलब रह जाता है कि परिणाम तक पहुंचने के लिए आपने क्या किया। इसलिए इस मामले में मेरी सलाह यह है कि आपकी बॉस सुबह 9 बजे से रात 9 बजे के बीच में जितने भी संदेश भेजती है उसका आपको उपयुक्त जवाब तुरंत देना चाहिए। आप अपने बॉस को यह महसूस करवाना चाहते हैं कि उसके सहकर्मी या टीम के सदस्य ऐसे लोग हैं जो अपने काम के बारे में जानते हैं, और अगर वह आप पर चिल्ला रही है तब भी आप उस दौरान सोचते हैं और एक अच्छे और बेहतर विचार के साथ वापस लौटते हैं। अब जहां तक रात के 2 बजे वाले व्हाट्सएप संदेश की बात है तो उसे बिना पढ़े छोड़ दीजिए, क्योंकि एक बार जब आप उसे पढ़ लेंगे तब आपका बॉस आपसे जवाब की उम्मीद करने लगेगी। उसके बाद अगली सुबह 8 या 9 बजे एक ढंग का जवाब भेजें। एक बात साफ समझ लीजिए, अगर आप अपने काम से मेहनती और गंभीर हैं और आप नतीजे तक पहुंचना जानते हैं, उस स्थिति में आपकी बॉस को समझ में आ जाएगा कि उसकी टीम का सदस्य ऐसा आदमी है जो जवाब देने से पहले सोचता है, जिम्मेदारी लेता है और सुबह सबसे पहले देर रात भेजे गए संदेशों का जवाब देता है। अब जहां तक परिवार के साथ समय बिताने की बात है, तो उसके लिए सप्ताह का कुछ समय तय कर ले जिसमें किसी तरह की कटौती नहीं होनी चाहिए। यह पूरा रविवार, शुक्रवार का कुछ समय हो सकता है, या फिर सप्ताह में कम से कम एक ऐसी शाम जब आप 7 बजे अपना फ़ोन बंद कर लें। इसमें से जो भी आपके लिए कारगर हो वह आपके लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद उस क्वालिटी टाइम में वास्तव में मानसिक रूप से उसी जगह मौजूद रहने की कोशिश कीजिए। उस दौरान एक्टिव बने रहिए, उन पलों को यादगार बनाइए, खेलिए और साथ में मस्ती कीजिए। और अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आप सप्ताह के बाकी दिनों में उन्हें अपने काम के बारे में बताइए, उन्हें समझाइए कि यह क्यों ज़रूरी है और साथ ही यह भी कि यह मज़ेदार और मस्ती भरा क्यों है। इससे उन्हें यह समझने में आसानी होगी कि काम एक नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक शक्ति है। आप कभी कभी अपने बच्चों को अपने सहकर्मियों और बॉस से मिलवाने दफ्तर भी ले जा सकते हैं। इससे आपके बच्चे और आप जिनके साथ काम करते हैं उन दोनों के बीच संपर्क बनाने में मदद मिलेगी और उन्हें इसका एहसास होगा कि आप एक ऐसे पेशेवर इंसान हैं जो काम और परिवार को बराबर महत्व देते हैं और इसे संतुलित रखते हैं। एक और चीज़ जो मैंने देखी है और ख़ास कर इस कोविड महामारी और वर्क फ्रॉम होम के सेटअप में
कि आपके जीवन साथी और आपके माता पिता आपसे यह उम्मीद करते हैं कि खाने के समय आप उनके साथ बैठे। हर कोई खाना खाता ही है। यह इतनी छोटी चीज़ है कि आप भले ही अपने काम में कितने ही परेशान क्यों ना हो, इतना करने से ही उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। संजीव मेहता का कहना है कि अगर आप सही से इसे करते हैं तो आपका जीवन भरा पूरा और बहुआयामी हो सकता है। जब काम और जीवन के बीच संतुलन की बात आती है, तब हमें अपनी बाहरी प्रेरणा, पैसा, घर, प्रसिद्धि और अपनी आंतरिक प्रेरणाओं, आध्यात्मिक CEO बनने की इच्छा, पत्नी, पति और बच्चे के लिए संतुलित बनाना होगा। आप एक आयामी जीवन नहीं जीना चाहते हैं। यह सब कुछ एक सक्रिय काम जीवन संतुलन को स्थापित करने के दृष्टिकोण से संबंधित है, जिससे कि तनाव, अपराध बोध और थकान कम करने में मददगार होता है। बर्नआउट की चेतावनी वाले संकेत। बर्नआउट बुरा होता है। इसका मतलब यह होता है कि आपने अपनी ऊर्जा, क्षमता, काम करने की इच्छा और सकारात्मक सोच के भंडार का पूरा दोहन कर लिया है। आपको थकान महसूस होती रहेगी और आप अच्छे से कोई काम नहीं कर पाएंगे। अपने मानसिक स्वास्थ्य को बचाए रखना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले कि तनाव आपको अपने वश में ले संकेतों की शुरुआत में ही पहचान करके उससे पहले आप तनाव को नियंत्रित करना सीख सकते हैं। मैंने अपने दोस्त को काम में बहुत गौर से गुजरते हुए देखा है। वह ज़्यादातर इतवार की शाम को रोने लगती थी, क्योंकि सोमवार के दिन काम पर जाने का उसका एकदम मन नहीं रहता था। विपिन, 31 वर्ष, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, अहमदाबाद। विपिन की दोस्त में बर्नआउट के बुरे संकेत दिख रहे थे। किसी का संतुलन बिगड़ रहा है और उसकी ऊर्जा खत्म होती जा रही है। इस बात का पहला संकेत यह है कि वह आने वाले सप्ताह के लिए बहुत अधिक तनावग्रस्त हो जाता है। मैं यहाँ कभी कभार के मंडे मॉर्निंग ब्लूज, सोमवार को ऑफिस जाने का बिल्कुल मन नहीं करना की बात नहीं कर रहा हूँ। वह आम बात है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जब रविवार की बात आने वाले सप्ताह के बारे में सोचकर आपके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। जैसे कि अगर आप वीकेंड का बहुत ज़्यादा इंतज़ार करते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी ऊर्जा का स्तर कम हो रहा है। संतुलन बिगड़ने का एक दूसरा संकेत यह है कि आपका निजी जीवन लगातार आप पर हावी रहता है। कोविड के इस समय में यह चुनौती बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि लोग या तो खुद कोविड से जूझ रहे हैं या फिर अपने बीमार रिश्तेदार की देखभाल में लगे हुए हैं। इससे एक और बात जो निकल कर आती है वह यह कि हम कभी कभी निजी तनाव को काम का तनाव समझने की गलती कर लेते हैं। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को पारिवारिक समस्या है, तब उस स्थिति में उस तनाव को काम के तनाव से जोड़ देना आसान होता है और इससे उल्टी स्थिति भी सही हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप असुरक्षा की भावना से ग्रस्त हैं या आपको आत्मविश्वास की कमी महसूस हो रही है, तब इस बात का संकेत है कि आप खुद से अव्यावहारिक उम्मीद कर रहे हैं या बेवजह बहुत अधिक दबाव दे रहे हैं। याद रखिए, ऐसी चीज़ें जो हमारी ऊर्जा चूस लेती है वे अंदरूनी भी हो सकती है। कभी कभी वह इंसान जो हमें सबसे ज़्यादा परेशान करता है और तनाव देता है वह हम खुद ही होते हैं। पेशेवर लोग अमूमन दूसरों की तुलना में खुद के प्रति ज़्यादा सख्त होते हैं। अगर आप चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं या स्वभाव से आदर्शवादी है, तो आप पाएंगे कि आप खुद से ऐसी उम्मीदें और मांग कर रहे हैं जो आपके सहकर्मी खुद से नहीं करते। अगर आप अपने ऊपर इस तरह के दबाव डाल रहे हैं, जैसे कि आप अपनी क्षमता से अधिक काम करने की कोशिश कर रहे हैं या ऐसी उम्मीदें पाल ले रहे हैं जो संभव ही नहीं, यदि
अगर आप अपने लिए लक्ष्य बनाकर उसको शायद ही कभी पूरा कर पाते हैं, ऐसे में भी आप दबाव में आ जाते हैं। याद रखिए, बर्नआउट को नज़रअंदाज करने का सबसे अच्छा तरीका शुरुआती संकेतों को पहचानना है, ताकि आप अपने दिमाग और शरीर को बचाने के लिए जीवन और काम को पुनः संतुलित कर सकें। हाइपरवेंटिलेट ना करें, तरोताज़ा बने। जब मैं अपने दोस्त के साथ बाहर होती हूँ तो मैं अपनी घड़ी देखती रहती हूँ और सोच सोच कर परेशान होती रहती हूँ कि मेरा कितना सारा काम अभी बाकी है। सुनैना, 27 वर्ष, बिजनेस डेवलपमेंट प्रोफेशनल, बेंगलुरु। सुनैना, अब काम से दूर हटने का समय है। 24/7 घंटे चिंता करने से कोई भी बहुत दूर तक नहीं जा सकता है। छोटे छोटे ब्रेक और छोटी छोटी छुट्टियां लीजिए। अपनी छुट्टियां लीजिए और उच्च ऊर्जा के साथ वापस आइए और आप देखेंगे कि आपका सालाना प्रदर्शन सुधर गया है। मैं इस बात में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता हूँ कि सभी को एक बार खुद को बंधन से आज़ाद करके कुछ दिनों के लिए कहीं दूर जाना चाहिए। इससे आप फ्रेश महसूस करते हैं, रचनात्मक, तरोताज़ा, ऊर्जा से भरपूर। अब शायद आप मन में यह सोच रहे होंगे कि अगर मुझे साल में कुल 30 छुट्टियां मिलती है तो सवाल ही नहीं उठता कि मैं सभी छुट्टियां ले सकता हूं। अगर मैंने ऐसा किया तो छुट्टियां से वापस आकर मुझे पता चलेगा कि मेरी जगह किसी और को दे दी गई है और फिर मेरे सहकर्मी छुट्टियां ना लेने की वजह से गौरवान्वित महसूस करते हैं। इसके अलावा मुझे सच में उन पैसों की ज़रूरत होती है जो उन छुट्टियों के एवज में मिलती है, इसलिए मैं सभी छुट्टियां नहीं लेता हूँ। ये सभी जायज़ चिंताएं हैं। आइए इन पर एक एक कर विचार करते हैं। पहली बात तो ये कि मैं यह नहीं कह रहा कि आपको एक साथ 30 दिनों की लंबी छुट्टी लेने की ज़रूरत है। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि आज की इस रफ्तार भरी दुनिया में आपकी जगह किसी और को रख लिया जा सकता है, इसलिए इस चिंता को समझा जा सकता है। लेकिन बीच बीच में 3 या 4 दिन की छुट्टियां लेना कैसा रहेगा? काम से ली गई कम दिनों की छुट्टियां आपके दिमाग को ताज़ा रखती है और उसे ऊर्जावान बना देती है। हर्ष गोयनका का कहना है कि आप कुछ दिनों की छुट्टियां अपने शौक़ पूरे करने के लिए ले सकते हैं। वे कहते हैं, कंसल्टेंसी कंपनियों में काम करने वाले लोग दिन में 16 से 17 घंटे तक काम करते हैं और बहुत अधिक ऊर्जा से भरे हुए और खुश रहते हैं। लेकिन जब मैं उन्हें 40 की उम्र में पहुंचता देखता हूं, तब वे रिटायर होने के लिए तैयार हो जाते हैं। हो सकता है कि आप जल्द ही थक जाएं, कई तरह के मानसिक तनाव से गुजरे। इसलिए मैं हमेशा यह सोचता हूँ कि लोगों के पास एक वैकल्पिक शौक़ होना चाहिए या फिर कोई दूसरा रास्ता। यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जहाँ तक मेरा सवाल है, तो अपने कामकाजी दिनों की शुरुआत में थिएटर और अभिनव मेरा शौक़ हुआ करता था और उससे मुझे चमत्कारिक ऊर्जा मिलती थी। शौक़ या जुनून वाले काम आपको आपके काम के विचलन से दूर ले जाते हैं या ऐसी चीज़ों से दूर हटाते हैं जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा कि आप उससे दूर हो सकते हैं। अपने करियर के बाद के दौर में मैंने छोटे छोटे ब्रेक लेने की आदत डाल ली। अपनी किसी पसंदीदा जगह पर 3 या 4 दिनों के लिए चले जाने की आदत। यह किताब लिखना भी एक शौक़ ही था और कार के दैनिक भागम भाग से एक मुक्ति की तरह था। दूसरा, मैं समझता हूँ कि कुछ कॉरपोरेट कल्चर में ऐसे लोगों की वाहवाही होती है जो छुट्टी नहीं लेते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके बॉस के लिए इससे भी ज़्यादा महत्व कौन सी चीज़ रखती है? एक ऐसा एम्प्लॉय जो बेहतर और सबसे अच्छा समाधान लेकर आता है। अगर आप कोई ब्रेक पर जाते हैं और नए विचार और ऊर्जा के साथ वापस लौटते हैं, तो किसी का ध्यान इस
तरफ नहीं जाता कि आप छुट्टी पर थे। सबसे ज़्यादा महत्व नतीजों का होता है और आखिर में छुट्टियों के नकद भुगतान की बात आती है। मैं जानता हूँ कि यह आकर्षक होता है। मध्य स्तरीय करियर प्रोफेशनल पेशेवर जिनके जीवन साथी और बच्चे होते हैं, वे अक्सर इस अपराध बोध का शिकार होते रहते हैं कि उन्होंने परिवार के लिए कुछ अतिरिक्त पैसा लाने के बजाय अपने लिए छुट्टियां ले ली। यह एक निस्वार्थ सोच है, सम्मान की बात है, लेकिन मैं यहाँ आपको दीर्घकालिक सोच की प्रेरणा दूंगा। आपके परिवार के लिए बेहतर क्या है? आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का अच्छा होना ना, ताकि आप लंबी अवधि तक और सफलतापूर्वक काम कर सके, या स्वयं पर इतना अधिक बोझ डाल देना कि आप समय से पहले ही थक जाए या ख़त्म हो जाए। इस पर विचार कीजिए और उसके बाद पूरे साल भर अपनी छुट्टियों को बांटकर छोटे छोटे ब्रेक लीजिए। यह आपकी ऊर्जा को फिर से जमा करने का एक शानदार तरीका हो सकता है। अपने सपोर्ट सिस्टम का निर्माण कीजिए। कभी कभी हम सिर्फ अपने मन को हल्का कर देना चाहते हैं। यह सामान्य बात है और अगर इसे सही तरीके से किया जाए तो यह सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। मैं बिना किसी खास कारण के चुगली और दूसरों की शिकायत की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन किसी ऐसे आदमी का होना एक उपचार की तरह होता है जो आपकी बात उस समय सुने जब आप उस दिन या सप्ताह की अपनी चुनौतियों के बारे में बात कर रहे हो। एक दिन मेरी पत्नी ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि मैं हर समय कितना थका हुआ रहता था। तब मुझे यह समझ आया कि मैं लगातार काम के दबाव में रहता था, लेकिन ना तो मैं इस बात को स्वीकार करता ना ही बोलता था। स्वरूप, 36 वर्ष, कंसल्टेंट, मुंबई। स्वरूप के मामले में उसकी शिकायत उसकी पत्नी ने की। उसी तरह मैं सलाह दूंगा कि दफ्तर में भी आपके 1 या 2 अच्छे दोस्त होने चाहिए जिनके ऊपर आप भरोसा कर सके। बेहतर होगा कि अगर ये दोस्त ओहदे और पद में आपके समकक्ष हो। हर आदमी को अपने कारगर रिश्तों में निवेश करना चाहिए जिससे आप एक दूसरे की मदद कर सके, विचारों का आदान प्रदान कर सके और एक दूसरे को तनाव और परेशानी के संकेत बता सके और दूर करने के लिए सही उपायों को पहचान सके। टीम के ऐसे सदस्यों, सहकर्मियों और यहाँ तक कि सीनियर की तलाश करते रहनी चाहिए जो आपकी काबिलियत को बाहर निकाल सके, आपको प्रोत्साहित कर सके और आपको सकारात्मक ऊर्जा दे सके। उसी तरह अगर आप टीम लीडर है या मैनेजर है तो आपकी टीम के कई सदस्य ऐसे होंगे जो आपकी सारी ऊर्जा ले लेते हैं और आपको थका देते हैं या आपका दिन उसी समय खराब हो जाता है। वही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनसे आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। जाहिर है आप ऐसे लोगों से हमेशा बच नहीं सकते जो दफ्तर में आपकी ऊर्जा चूस लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे तरीके हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहले ऐसे लोगों से बातचीत कीजिए जो आपको नकारात्मक ऊर्जा से भर देते हैं और उन्हें अपनी तरफ से सकारात्मक ऊर्जा दीजिए। कभी कभी लोगों को बदलने के लिए सिर्फ ऊर्जा देने वाली शक्ति को महसूस कराने की ज़रूरत होती है। दूसरा, अगर यह उपाय कारगर नहीं है तो काम के मामले में बड़े विचारों को प्रेषित करने के लिए ईमेल का इस्तेमाल कीजिए। इससे आपको अपने विचार को रखने का एक स्वरूप मिलेगा और आप उनकी नकारात्मक ऊर्जा या व्यवहार पर सीधे चोट किए बिना अपनी बातों को सही शब्दों में रख सकते हैं। और जहाँ तक अपने सहकर्मियों के साथ हमारे संबंध की बात है तो मैं आपको जोर देकर सलाह देना चाहूँगा कि आप लगातार दूसरों से खुद की तुलना मत कीजिए। प्रतिस्पर्धी होना और काम में अच्छा करना बिल्कुल गलत नहीं है, यह अच्छी बात है, लेकिन इस बात को समझ लेना भी अच्छा है कि कोई भी 2 इंसान एक जैसे नहीं हो सकते और बाहरी छवि कभी कभी गलत संकेत भी दे सकती है। आप जो भी है उसे ही बेहतर बनाने पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। हर तिमाही में आपका उद्देश्य खुद को एक बेहतर इंसान बनाने का होना चाहिए। जहाँ तक आपके सहकर्मियों की बात है
तो आपको उनके साथ एक अच्छा रिश्ता स्थापित करना चाहिए। सॉफ्ट स्किल सीखने का अनुभव कभी कभी अकेलापन भरा हो सकता है, और आपकी यात्रा तब और भी मज़ेदार हो सकती है जब आपके ऐसे दोस्त हो जिनसे आप सीख सकते हो और जिनके ऊपर आप निर्भर हो सकते हैं। इससे आपको टिकाऊ रिश्ते बनाने में भी मदद मिल सकती है। लेकिन हमेशा खुद की तुलना दूसरों से करके अपने ऊपर फालतू तनाव और दबाव मत बनाइए। यह एक उल्टा और गैर ज़रूरी तनाव है। खुद को प्रेरित करना एक कठिन काम है। बहुत सारे लोग को मोटिवेशन या प्रेरणा एक चमत्कारिक दवा की तरह लगती है, जिसे वह काम और जीवन में संतुलन बनाए रखने और ऊर्जा का स्तर बढ़ाने के लिए खा सकते हैं। आइए मैं आपको स्पष्ट रूप से समझाता हूँ। मुझे मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनना या प्रेरणादायक कहानियाँ सुनना उतना ही पसंद है जितना कि दूसरों को होता है, लेकिन दूसरी दवाओं की तरह इसका असर भी बहुत लंबे समय तक नहीं होता, और इससे भी बुरा यह है कि आपको इसका नशा हो जाता है और आप उस स्तर तक इस पर निर्भर हो जाते हैं कि अगर आपके मोटिवेशन का लेवल ऊंचा नहीं होता है तो आप इसे अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे पाने के बहाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसका उपाय यह है कि आप अपने खुद को मोटिवेट करने की कला को सीखें। यह एक मुश्किल काम है, बहुत ज़्यादा मुश्किल, लेकिन खुद को मोटिवेट करने की योग्यता विकसित करना बहुत ही अधिक शक्तिशाली और जीवन को बदल कर रख देने वाली प्रक्रिया है। मैं अपना पूरा जीवन अपने आप को मोटिवेट करने की आदत विकसित करने में लगा दिया। मैं अब भी सीख रहा हूँ, लेकिन मैंने अभी तक जो जाना है वह इस प्रकार है। अगर आपको मोटिवेशन की कमी महसूस हो रही है तब आपको इसका कारण पता लगाने की ज़रूरत है। अधिकतर लोगों के लिए मोटिवेशन में आई कमी का कारण किसी ऐसे इंसान से मिली प्रक्रिया हो सकती है जो उनके लिए बहुत मायने रखती थी, और अब वे अपने आप को पराजित महसूस कर रहे हैं। लेकिन यह हमेशा सच नहीं होता। टायर के बारे में सोचिए। कभी कभी टायर सड़क पर मौजूद कील के कारण पंचर हो जाता है, लेकिन कई बार वही टायर मौसम के कारण या बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल ना होने के कारण भी पंचर हो जाता है। इसलिए अगर आप हारा हुआ महसूस कर रहे हैं तो या तो मोटिवेशन की कमी महसूस कर रहे हैं, तो आप इसके कारण का पता लगाइए। अगर यह किसी के कुछ कहने की वजह से नहीं हुआ है तो ऐसा शायद इसलिए भी हो सकता है कि आपको अपने काम के लिए शाबाशी नहीं मिली हो। सभी इंसान को कभी कभी शाबाशी भरे शब्दों की ज़रूरत होती है, लेकिन अपने आप को मोटिवेट किए रहने का राज यह है खुद को इस हद तक जानना कि खुद अपने आप को शाबाशी देकर खुश हो जाए। इसे हासिल करने में कई साल की मेहनत लग जाती है, लेकिन यह आपको काम और जीवन के स्वस्थ संतुलन को रास्ते पर लेकर जाता है। पांच मूल बातें। पहला, काम और जीवन के बीच संतुलन स्थापित करने का काम ईमानदारी से इन दो सवालों के जवाब देने से शुरू होता है। पहला, मुझे किस ऊर्जा से ऊर्जा मिलती है, और दूसरा, किस काम से मेरी ऊर्जा खत्म होती है। एक बार जब आप अपनी ऊर्जा की बैटरी या वैम्पायर समझ लेते हैं तो आप काम और जीवन का संतुलन पर प्रभाव डालने वाले अपराध बोध को कम करने की राह पर चल पड़ते हैं। किसी के मानसिक स्वास्थ्य को बचाने का मतलब है उसके तनाव, थकान और ऊब के शुरुआती संकेतों की तरफ ध्यान देना। इससे नींद में परेशानी, असुरक्षा की भावना, वीकेंड का इंतज़ार करना, रविवार रात में आने वाले हफ्ते के लिए परेशान होना, सांस की कमी या भावनात्मक थकान से लेकर शारीरिक बीमारियां तक शामिल है। तीसरा, अपने एनर्जी बैंक अकाउंट में ऊर्जा जमा करने का सबसे अच्छा तरीका छोटी छोटी छुट्टियां लेना है। अपनी छुट्टियों के बदले नकद
लेना एक बड़ी गलती हो सकती है। हर इंसान को तरोताज़ा होने की ज़रूरत होती है। चौथा, दफ्तर में की गई दोस्तियाँ सहायता के बड़े अच्छे स्रोत होते हैं। अपने मन की बात कहने की एक खिड़की। उसी तरह तुलना वाले जाल से बचना चाहिए। उसके बदले अपनी पिछली बेहतरीन उपलब्धि को पीछे छोड़ने की तैयारी ज़्यादा अच्छा रास्ता है। पाँचवा, मोटिवेशन कोई चमत्कारिक दवा नहीं है। खुद को मोटिवेट करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। पता लगाइए कि किस तरह से आपके मोटिवेशन में कमी आती है। व्यावहारिक लक्ष्य और उम्मीदें तय कीजिए और उसके बाद उस लक्ष्य की तरफ बढ़िए जिससे आपको खुशी मिलती है। कॉल टू एक्शन। पहला, याद रखिए जीवन और काम में चीज़ें मुश्किल ही होने वाली है। वे अक्सर मुश्किल ही होती है। अगर आप इसे नहीं संभाल सकते तो आप अपने करियर और विकास में हमेशा के लिए पिछड़ जाएंगे। जीवन को विशेषाधिकार के भाव से मत लीजिए, ये सोचकर कि आपको बेहतर मौके मिलने ही चाहिए या ये काम के नतीजे आपके वश में नहीं हैं और जो होगा देखा जाएगा। तो ऐसे में क्यों मुश्किल में जिए और कठोर श्रम करें। लेकिन यहाँ आप गलत हैं, क्योंकि वास्तव में कठोरता से चीज़ों को आसान बनाने में आसानी होती है। आपको हमेशा कठिन चुनाव करने की ज़रूरत होगी। हार मानने वाली स्थिति में आपको कठोर बनना होगा। काम में चुनौतियों का सामना कीजिए, प्रतिकूल परिस्थिति में मजबूत बनिए और इसे ठीक करने तक मजबूत बने रहिए। वैसे लोग जो सोचते हैं कि जीवन आसान है, उन्हें मुश्किल समय का सामना करना पड़ता है, और जो सच्चाई स्वीकार कर लेते हैं वे सफल हो जाते हैं और उनका जीवन कम तनावपूर्ण होता है। इस बारे में सोचिए। दूसरा, एक बार जब मैं काम से बहुत जल्दी घर वापस आ गया था तो मेरी माँ ने मुझसे पूछा था, तुम इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? और मेरे पास इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं था। इसलिए उन्होंने मुझसे समझदारी से पूछा, जैसा कि दूसरी माएँ करती है, ऐसा क्या है जिससे तुम भाग रहे हो या जिसका तुम सामना नहीं करना चाहते हो? मैं कुछ देर तक सोचता रहा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन कई महीनों बाद जब मैं वास्तव में बहुत देरी से घर लौटा था, तब उन्होंने मुझसे पूछा, तुम किससे प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हो? मैं जो कहना चाहता हूँ वह यही बात है। यह काम के किसी लंबे या छोटे दिन की बात नहीं है। यह अपने आप से ईमानदार होने की बात है। काम के प्रति आपका अपना अनुशासन और इस बात की जानकारी कि अपना बेहतरीन प्रदर्शन देने के लिए क्या करना चाहिए। मैं काम के मसलों में हमेशा खुद से बहुत ज़्यादा ईमानदार होने की कोशिश करता हूँ, अपने मानक और लक्ष्य तय करता हूँ और मुझे इससे संतुलन मिलता रहा है। इस संतुलन से मुझे यह जानने में आसानी होती है कि मुझे दिन, सप्ताह या साल में क्या करने की ज़रूरत है। कोई झंझट नहीं, कोई बहानेबाजी नहीं, कोई दोषारोपण नहीं, सिर्फ काम पूरा करने की ज़रूरत। मुझे अपने जीवन और काम के बीच संतुलन को परिभाषित करने के लिए अपनी कंपनी, अपने सहकर्मियों या बॉस की ज़रूरत होती है।